हमले से पहले 1 हफ्ते पहले दिल्ली में एक बड़ी लंबी-चौड़ी अफ़वाह और सनसनी सारे मीडिया चैनलों ने फैलाई कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी जी 19 अप्रैल को कश्मीर जाने वाले हैं और फिर वो दौरा टल गया। इस लापरवाही के लिए, चूक के लिए अगर किसी व्यक्ति को दोषी माना जा सकता है, तो वो चूँकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधे साफ तौर पर ज़िम्मेदार हैं। वहाँ पर जो लोग उनको घोड़े या टट्टू जो कुछ भी कहिए, उस पे सवार करके ले जा रहे थे, तो उनकी बुकिंग कौन कर रहा था? उनकी एडवांस बुकिंग कैसे हुई थी? वहाँ पर पुलिस क्यों नहीं थी? वहाँ पर खुफिया जानकारी लेने वाले आईबी के या सीआईडी के डिपार्टमेंट के अफ़सर क्यों नहीं थे? वहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी कांस्टेबल होता है, एक डिविजनल कांस्टेबल होता है, एक डिवीज़न ऑफिसर होता है, एक इलाके का बीट कांस्टेबल होता है। यानी जम्मू-कश्मीर में, श्रीनगर में सन्नाटा था, प्रशासन दुबका हुआ था। और एक तरह से वो ये मानकर चल रहे थे कि कुछ नहीं होगा। 26/11 में जब बम्बई में आतंकवादी हमला हुआ, तब मनमोहन सिंह की सरकार ने हर तरह के सबूत जुटाकर पाकिस्तान को कटघरे में लाकर मजबूर कर दिया, पूरी दुनिया को मानने के लिए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। मोदी सरकार सिर्फ लफबाजी कर रही है, सबूत नहीं जुटा रही। मैं रविंद्र कुमार, हिंद वॉइस पर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम फिर उसी चूक की तरफ बात करेंगे जिस ओर भारत सरकार जानबूझकर नहीं चाहती कि आपका ध्यान जाए। सबसे बड़ी बात है कि पहलगाँव में जो हुआ और जिस तरह से 26 टूरिस्ट मारे गए, उसको लेकर भारत सरकार अभी तक सिर्फ टाला-मटोली कर रही है और वो नहीं जानती, ना चाहती है कि वो जनता के पास सच पहुँचे। सवाल यह है कि जम्मू-कश्मीर में चूँकि वहाँ की सरकार जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाते चलती है। जम्मू कश्मीर एक ज़माने में पूर्ण राज्य हुआ करता था और अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने की आड़ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसको 2 हिस्सों में बाँट दिया गया और दोनों हिस्सों को लेफ्टिनेंट गवर्नर के राज्य के अधीन कर दिया गया और एक तरह से जम्मू कश्मीर में केंद्रीय पुलिस सर्वोच्च हो गई और देश के गृह मंत्री अमित शाह वो वहाँ के पुलिस के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। दिल्ली में भी यही स्थिति है और जितने राज्यों में हम कहते हैं कि वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं या यूनियन टेरिटरी है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी 2 यूनियन टेरिटरी में बदल गया। हमले से पहले 1 हफ्ते पहले दिल्ली में एक बड़ी लंबी-चौड़ी अफ़वाह और सनसनी सारे मीडिया चैनलों ने फैलाई कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी जी 19 अप्रैल को कश्मीर जाने वाले हैं और फिर वो दौरा टल गया। उससे ठीक 19 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ जम्मू कश्मीर में मनाई और मोदी जी किसी और काम में नहीं जा रहे थे। वो निशिकांत दुबे की 25वीं सालगिरह की पार्टी में जा रहे थे और इस बात को लोगों से छिपाया गया। पूरी सुरक्षा चाक-चौबंद इसीलिए की गई थी और इसी वजह से बाकी पर्यटक स्थलों पर, जो कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्टों के अट्रैक्शन के बड़े केंद्र होते हैं, वहाँ-वहाँ प्रशासनिक लापरवाही की गई। और इस लापरवाही के लिए, चूक के लिए अगर किसी व्यक्ति को दोषी माना जा सकता है, तो वो चूँकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधे साफ तौर पर ज़िम्मेदार हैं। अपनी ज़िम्मेदारी की बात ना आए, अपनी पोल ना खुले, उसके लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न तरीके के अलग-अलग बयानबाज़ी शुरू कर रखी है। किसी को कुछ नहीं पता, कितने टेररिस्ट आए थे, टेररिस्टों ने क्या पहना हुआ था, उनकी क्या ड्रेस थी, उनके पास कौन-से हथियार थे, किस रास्ते से वो पहुँचे, किस रास्ते से वो चले गए, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं थे,
वहाँ पर जो टूरिस्ट जा रहे थे, उनके खाने-पीने की व्यवस्था कैसे हो रही थी? वहाँ रेस्टोरेंट कैसे चल रहे थे? वहाँ पर जो लोग उनको घोड़े या टट्टू जो कुछ भी कहिए, उस पे सवार करके ले जा रहे थे, तो उनकी बुकिंग कौन कर रहा था? उनकी एडवांस बुकिंग कैसे हुई थी? वहाँ पर पुलिस क्यों नहीं थी? वहाँ पर खुफिया जानकारी लेने वाले आईबी के या सीआईडी के डिपार्टमेंट के अफ़सर क्यों नहीं थे? वहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी कांस्टेबल होता है, एक डिविज़नल कांस्टेबल होता है, एक डिवीज़न ऑफ़िसर होता है, एक इलाके का बीट कांस्टेबल होता है। यानी जम्मू-कश्मीर में, श्रीनगर में सन्नाटा था, प्रशासन दुबका हुआ था और एक तरह से वो ये मानकर चल रहे थे कि कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा और जब कुछ हो गया, तब भी अभी तक कुछ नहीं पता। घायलों को देखने कोई नहीं गया राहुल गांधी के अलावा। मोदी जी को जाना चाहिए था, सऊदी अरेबिया से चले, हिंदुस्तान आए और दिल्ली से उनका हवाई जहाज़ जो है मधुबनी चला गया। वहाँ मोदी जी को लगा कि मुझे भाषण देना ज़रूरी है, चुनाव के लिए वोट माँगने ज़रूरी हैं। पाकिस्तान को उसकी ही ज़ुबान में, इंग्लिश में, बिहारी स्टाइल में बोलकर मोदी जी ने चेतावनी दे दी कि दुनिया के आखिरी कोने तक चले जाओ। जितना आप सोचते हो, आपकी कल्पना से ज़्यादा बड़ी सज़ा आपको मिलेगी। कितने लोग थे मैंने अभी बताया नहीं पता। अब खबर आ रही है कि जी जो शव थे, उनकी फ़ोटोग्राफ़ी नहीं की गई, उनका पोस्टमार्टम तो किया ही नहीं गया। जल्दबाज़ी में किसी का डेथ सर्टिफ़िकेट इश्यू ही नहीं हुआ और उनकी लाशों को ताबूत में ठोक-ठाक के पहलगाँव से भेज दिया श्रीनगर, ताकि अमित शाह वहाँ जाकर श्रद्धांजलि दे दें। अमित शाह वहाँ गए, रात कारपेट बिछा दिया। उन्होंने जूते-चप्पल पहनकर उनको श्रद्धांजलि दे दी। एक भी मृतक का परिजन जिस जगह श्रद्धांजलि दी जा रही थी, वहाँ मौजूद नहीं था। सबको दबड़े में बंद कर दिया गया। फिर एकदम बड़ी जल्दबाजी में केंद्र सरकार ने कहा, विपक्ष का दबाव था, लोग सवाल कर रहे थे और उससे बचने के लिए सरकार ने कहा, हम सर्वदलीय बैठक बुलाएँगे। सर्वदलीय बैठक थी क्या? वो शोक सभा थी। वो प्रशासनिक भूल-चूल का हिसाब करने के लिए थी। वो सरकार या दोषी लोगों की ज़िम्मेदारी तय करने के लिए थी। किस लिए थी? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी जगह राजनाथ सिंह जाएँगे। राजनाथ सिंह गए, तो अमित शाह चले गए, फिर किरण रिजिजू चले गए और मज़े की बात ये है कि जम्मू-कश्मीर की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को, वहाँ के मुख्यमंत्री को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। ये कहा गया क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल है, उन लोगों को बुलाएँगे जिनके 5 कम से कम लोकसभा या राज्यसभा सदस्य हों, एमपी हों। अब जम्मू-कश्मीर में होते ही 4 एमपी हैं, तो ऐसी हालत में सरकार ने बड़े आराम से कहा कि हम तुम्हें नहीं बुलाएँगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाएँगे, तो पीडीपी को भी नहीं बुलाएँगे। ले दे के एक नाटक जल्दबाजी में खोमचा लगाकर, जैसे होता है ना, आओ पानी पूरी खाओ, समोसे खाओ और खबर सभा हुई और खत्म हो गई। कोई रिज़ॉल्यूशन पास नहीं हुआ। पीआईबी ने कोई खबर नहीं छापी। यानी ये देखिए कि पूरे के पूरे मामले में सरकार की तरफ से कोशिश तो दिखाने की हुई कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं ये नहीं पता चला। सिर्फ आता रहा प्रधानमंत्री हवाई जहाज में बैठ गए हैं। सऊदी अरेबिया की अपनी यात्रा उन्होंने रद्द कर दी है। प्रधानमंत्री दिल्ली पहुँच गए हैं। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से फ़ोन पर बात की। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो जो है अमित शाह के साथ जो है श्रीनगर में मिले। प्रधानमंत्री अपने साथ लेकर वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, उनको लेकर वहाँ चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया ये नहीं पता। हुआ क्या नहीं पता, लुव्वो-लुभाव क्या है नहीं पता। एक-एक आदमी के शव को कितनी गोली लगी ये नहीं पता। अब बता रहे हैं जी 20 लोगों की पैंट खुली हुई थी।
उसकी फ़ोटो कहाँ है? ये सब मनगढ़ंत बातें चल रही हैं। अब मनगढ़ंत बातें क्यों चल रही हैं? क्योंकि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अभी तक किसी ने नहीं बताई है। अभी तक 1997 से लेकर 2025 की जनवरी तक वहाँ के जो खुफिया अधिकारी थे, उनमें एक प्रमुख नाम है विजय कुमार आईपीएस का, जो कि एडीजीपी जम्मू कश्मीर के थे। और जब उसे जम्मू कश्मीर को लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो मैंने जैसे कल बताया था, एक नया कैडर है एजीएमयूटी, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर यूनियन टेरिटरी कैडर। उसमें झगड़ा है अफसरों का, सीनियरिटी जूनियरिटी का, अपने को फिक्स करना चाहते। पहले सीधा जम्मू कश्मीर कैडर था, तो वो जम्मू कश्मीर के डीजीपी बनते। उन्होंने सरकार की सेवा की, अच्छे हैं। इस साल भी उन्हें जो है पुलिस पदक मिला और 31 जनवरी 2025 को विजय कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली पुलिस में। अब वो दिल्ली पुलिस में स्पेशल सीपी हैं। जम्मू कश्मीर से उनका कोई संबंध नहीं। अब विजय कुमार के बारे में समझ लीजिए, वो टेररिस्ट ऑपरेशन चलाने में जितने लोग लगे थे, उनमें से उन्होंने 602 लोगों को न्यूट्रलाइज़ किया था। उनको टेररिज्म की राह से हटाया था। उनका एक बड़ा प्रभावकारी सूचना तंत्र था, खुफिया जानकारी का, जो उन्हें सूचनाएँ देता था। उनको हटाकर दिल्ली ले आए। अब दिल्ली कौन लाए होंगे? 2 ही आदमी ला सकते हैं, एक अमित शाह और एक नरेंद्र मोदी। तो दोनों के दोनों की ज़िम्मेदारी बनती है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो खुफिया सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था थी, उसको ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त करने के बाद जो है, अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर कोई पर्यटकों को इस बात के लिए नहीं कहा गया कि आप वहाँ जा सकते हैं, बैरसन घाटी में। और लोग तो आज भी जा रहे हैं। अगर रोक लगी हुई है तो सरकार इसका मतलब दोबारा फिर पुलवामा 2 की तरह ये सोच रही है कि पहलगाम 2 फिर हो जाए। अभी तक आपने लोगों को नहीं रोका, अभी तक लोग जा रहे हैं, अभी तक सब चीज़ एज़ इट इज़ चल रही है। तो ये सिर्फ़ आई वॉश है। लोग पहले भी जा रहे थे, कोई रोक नहीं थी। सरकार ने एक मनगढ़ंत बहाना बना लिया कि हमने परमिशन नहीं दी। लोग अपनी मर्ज़ी से चलते थे, महाराष्ट्र से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटक से, बंगाल से, बिहार से, कानपुर से, दिल्ली से। हवाई जहाज में बैठते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज के दिन भी मैं आपको कह सकता हूँ, जब आप श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए जाते हैं, तो श्रीनगर से श्रीनगर एयरपोर्ट तक 3 जगह आपकी तलाशी होती है। 3 जगह, लौटने वालों की, जाने वालों के लिए कितनी होती होगी? सरकार हर जगह टैक्स वसूल करती है, जीएसटी सब जगह वसूल करती है। मैंने कल भी बताया कि टूरिस्ट स्पॉट पे जाओ तो ₹100 की फीस है। पहलगाँव में भी है, चंदनबाड़ी में भी है, बैरसन में भी है, गुलमर्ग में भी है, अनंतनाग में भी है। तो ये सरकार टैक्स वसूल रही थी, सारे मोर्चे खुले हुए थे, पुलिस कहीं नहीं थी, सरकार को कोई सूचना देने वाला था नहीं, सरकार को कोई परवाह थी नहीं, सरकार तो एक तरह से पुलवामा की तरह इंतज़ार कर रही थी कि कोई घटना हो, तो उसका कैसे राजनीतिक लाभ उठाया जाए। अब पुलवामा की जाँच क्या हुई, किसी को नहीं पता। पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया, किसी को नहीं पता। पुलवामा के जितने भी केस हैं, उसकी क्या स्थिति है, कभी नहीं बताई गई किसी को। इसी तरह इस पूरे मामले में सरकार ने अपना हाथ पहले ही झाड़ रखा है चुनाव के मद्देनज़र।
जाँच शुरू नहीं हुई, किसी व्यक्ति के लिए राहत सामग्री या राहत राशि का इस्तेमाल नहीं किया गया, बताया नहीं गया, घायलों को अभी तक नहीं पूछा गया, कोई उनकी खैर-खबर लेने वाला नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिलेगी, तो आपको आपकी जो क्षतिपूर्ति है, वो नहीं मिलेगी, इंश्योरेंस होगा, वो भी नहीं मिलेगा। सरकारी दस्तावेज़ों में आप मरे, नहीं मरे, कैसे सिद्ध करोगे? तो ये सरकार आखिरकार किस तरह का एक हिंदुस्तान बना रही है? सिर्फ़ इनकी जो बातें हैं, वो सिर्फ़ जो गोदी मीडिया है, उसको पता होती है, उसको इन्होंने लगा रखा है और उनको क्या लगा रखा है कि हमें जो है पाकिस्तान की मिरर इमेज हिंदुस्तान में बनानी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बँटवारा 15 अगस्त 1947 को हुआ, तो पाकिस्तान ने तय किया कि वो एक मुस्लिम राष्ट्र होगा, मुस्लिम धर्म आधारित राष्ट्र होगा और बाकी ये सारे लोग जुट गए कि भई हमें हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान की मिरर इमेज बनाना है। जैसे वहाँ बुरे हालात हैं, यहाँ भी करने हैं। वहाँ पर भी कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर भी कोई संविधान नहीं है, वहाँ के पर कोई सेक्युलरिज़्म नहीं है, वहाँ पर भी सोशलिज़्म की बात नहीं होती, वहाँ पर भी जो है धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं होती, वहाँ लोगों के अधिकार नहीं हैं। अफ़वाहों के आधार पर पूरा देश तानाशाही की गर्त में धकेलने के लिए पाकिस्तान को रोल मॉडल बनाकर हमारे सामने रख दिया गया है। अब बुरा हो ये जो टूरिस्ट बचकर आए हैं और फिर दोबारा जा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है कश्मीर नहीं जाना, कश्मीर नहीं जाना। उनको नए-नए डेस्टिनेशन सुझाए जा रहे हैं। थाईलैंड हो आओ, सिंगापुर चले जाओ, केरल चले जाओ, कश्मीर नहीं जाना। क्योंकि कश्मीर जाएँगे तो कश्मीर के लोगों को रोज़गार मिलेगा। कश्मीर जाएँगे तो वहाँ के होटल चलेंगे, वहाँ के टट्टू वालों को फ़ायदा होगा, वहाँ का कहवा लोग पिएँगे, वहाँ से केसर लाएँगे, वहाँ से टोपियाँ खरीदेंगे, वहाँ के शॉल बिकेंगे, वो नहीं करना। क्यों नहीं करना भई 370 हट गई, अब तो नॉर्मल-सी है, 35 ए हट गया, अब तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुकून है, पूरा स्वर्ग बना हुआ है। तो लोगों को कहा जा रहा है वहाँ नहीं जाना, क्योंकि वहाँ जाने के रास्ते में ये बता रहे थे वहाँ शैतान लोग रहते हैं, दैत्य रहते हैं, राक्षस रहते हैं, आपको लूट लेंगे, मार देंगे, बलात्कार कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि सैयद आदिल हुसैन शाह जो घोड़े वाला था, उसने अपनी जान देकर टेररिस्टों का मुकाबला किया। तो पहली खबर आई कि भई मुसलमानों ने वहाँ लोगों की मदद की। फिर शौकत भाई की बात आई कि 11 लोगों को उसने कंधे पर लेकर बच्चों को, औरतों को बचाया। फिर खबर आई नज़ाकत की, कि उसने 11 लोगों को बचाया। फिर माजिद की खबर आई कि माजिद ने 6 लोगों को बचाया। फिर लोगों ने, औरतों ने, सबने कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर के लोगों ने हमें पनाह दी, हमें पानी पिलाया, हमें खाना खिलाया, हमें हर तरह से सहूलियत दी। वहाँ के ऑटो वालों ने कहा हम फ्री तुम्हें जो एयरपोर्ट छोड़ के आएँगे, टैक्सी वालों ने कहा हम तुम्हें छोड़ के फ्री आएँगे। यानी कश्मीर के लोगों ने कश्मीरियत को और अपनी दरिया-दिली की मिसाल पेश कर दी। और दूसरी ओर भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने कहा अडानी को एयरपोर्ट पर इस्तेमाल की फीस बढ़ा दो। हवाई जहाज वालों को कहा अपने किराए बढ़ा दो। आपदा में अवसर है, जितना लूट सको लूट लो। एयर इंडिया भेज दिया है, टाटा के पास है। सबसे बुरी एयरलाइन्स अगर हिंदुस्तान में आज के दिन है, तो वो टाटा की एयर इंडिया है। इंडिगो है, स्पाइस जेट है, सबने कहा हमारे जो किराए हैं, वो हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। लूट लो, हर बार मौका नहीं मिलता और इसलिए इन सब बातों को देखकर लोगों में कश्मीर जाने की ललक कम नहीं हुई। एक दिन ज़रूर हुआ जब कश्मीर के लोगों ने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, तो पूरा कश्मीर बंद रखा। अब जब बंद रखा तो सड़कें सुनसान थी, बाज़ार बंद थे, मार्केट में कोई नहीं जा रहा था। तो प्रचारित किया देखो लोगों ने कश्मीर को उसके हाल पर छोड़ दिया है, डेज़र्टेड कश्मीर। लेकिन हुआ उल्टा, लोगों का भरोसा फिर कश्मीर में जगा है और आतंकवादी जो ये चाहते थे कि देश में हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बढ़े,
वो लोगों ने नहीं मानी और नहीं मानने की वजह से अब सरकार को ये दिक्कत हो रही है कि उसकी बात कोई मानता ही नहीं। मेरे जैसा आदमी तो पहले भी कहता था पुलवामा हुआ नहीं है, किया गया है और उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? राजनाथ सिंह ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने किसी भी तरह से वहाँ पर जाने वाले जो सेना के सिपाही थे, बीएसएफ के सिपाही थे, उनके कन्वॉय की सुरक्षा नहीं की। जिस बस में 44 जवान बैठे थे और जिससे 350 किलो आरडीएक्स वाली गाड़ी टकराई, वो अकेली बस थी पूरे कन्वॉय में। और ये टक्कर मारने वाले को कैसे पता कि ये जो बस है, ये सुरक्षा के लिहाज से सबसे कमज़ोर बस है। उसी बस में 44 जवान बिठाए गए और उसी में मारे गए। सारे रास्ते में जहाँ-जहाँ चेकिंग होती थी, वो बंद कर दी गई थी। जब भी आर्मी का या अर्धसैनिक बलों का कॉन्वॉय गुज़रता है कश्मीर में, तो सारी सड़कों पे हर एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा रहती है, वो उस दिन हटा दी गई। जब लोग मर गए तो मोदी जी एयरपोर्ट पर गए और उन्होंने ताबूतों को ठीक उसी तरह रिहर्सल हो रहा है, उसी तरह श्रद्धांजलि दी जिस तरह अमित शाह ने अभी जाकर दी। रिपीट पार्ट 2 जैसे एपिसोड बनते हैं ना, सीक्वल बनता है, सीक्वल 1, सीक्वल 2 वो बनाकर इन्होंने दिखा दिया और चुनाव जीत लिया। अब चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान को हम दोष दे रहे हैं, देना भी चाहिए, लेकिन हमें उसके खिलाफ एक टाइट प्रूफ केस बनाना चाहिए कि तुम ऐसे ज़िम्मेदार हो। 26/11 में जब बम्बई में आतंकवादी हमला हुआ, तब मनमोहन सिंह की सरकार ने हर तरह के सबूत जुटाकर पाकिस्तान को कटघरे में लाकर मजबूर कर दिया, पूरी दुनिया को मानने के लिए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। मोदी सरकार सिर्फ लफबाजी कर रही है, सबूत नहीं जुटा रही। सबूत जुटाइए, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करिए और फिर पाकिस्तान को सज़ा दीजिए। ये नहीं कि गिव अ डॉग बैड नेम एंड हैंग हिम। कुत्ते को पहले बता दो ये कुत्ता है, काटता है, कटखना है और उसको मार दो। हिंदुस्तान को अपनी रिवायत को कायम रखना है, तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरे सबूतों के साथ पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, वरना धूम-धाम, धड़ाका ये सब जो लफाजी हो रही है, इससे हिंदुस्तान के लोगों का भरोसा मोदी सरकार में तो नहीं जगेगा, ये मैं कह सकता हूँ।